क्या एक साधारण सी लड़की आगे चलकर ब्रिटिश साम्राज्य की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बन सकती है? क्या एक ऐसी महिला जिसने बचपन में राजगद्दी की कोई कल्पना भी नहीं की थी, इतिहास के सबसे कठिन दौर में अपनी पूरी रियासत के सामने खड़ी हो सकती है? और क्या एक मां अपने छोटे से बच्चे को साथ लेकर युद्ध के मैदान में उतर सकती है? 19वीं सदी के भारत में इन सवालों का जवाब बनी मणिकर्णिका तांबे, जिन्हें दुनिया आज झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जानती है। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ तलवार और युद्ध की कहानी नहीं है। यह कहानी है एक ऐसी महिला की जिसने बदलते राजनीतिक हालात, व्यक्तिगत दुख और ब्रिटिश साम्राज्य की विस्तारवादी नीति के बीच अपने राज्य के अधिकार के लिए संघर्ष किया। मणिकर्णिका का जन्म 1828 के आसपास वाराणसी में हुआ माना जाता है। उनके पिता मोरोपंत तांबे पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार से जुड़े हुए थे। माता भागीरथीबाई का निधन तब हो गया था जब मणिकर्णिका अभी बहुत छोटी थीं। इसके बाद उनका पालन पोषण मुख्य रूप से उनके पिता ने किया। बाद में मोरोपंत तांबे उन्हें लेकर बिठूर चले गए, जहां निर्वासित पेशवा बाजीराव द्वितीय का दरबार था। यही मनु का संपर्क नाना साहेब और उनके भाई बंधुओं के वातावरण से हुआ। उस समय लड़कियों को आमतौर पर युद्धकला का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता था, लेकिन मनु को घुड़सवारी और हथियार चलाने का अभ्यास मिला। यही बचपन का वातावरण आगे चलकर उनके व्यक्तित्व की एक महत्वपूर्ण पहचान बना। मनु का स्वभाव भी सामान्य नहीं था। वह आत्मविश्वासी थीं और घुड़सवारी में विशेष रुचि रखती थीं। इतिहास और परंपराओं में उनके बचपन से जुड़े कई किस्से मिलते हैं, हालांकि उनमें से हर कहानी को ऐतिहासिक प्रमाण नहीं माना जा सकता। यही वजह है कि उनके बचपन की लोकप्रिय कहानियों और प्रमाणित इतिहास के बीच अंतर करना जरूरी है। इतना जरूर स्पष्ट है कि बिठूर का वातावरण और वहां की राजनीतिक परिस्थितियां उनके व्यक्तित्व को प्रभावित कर रही थीं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे भारतीय राज्यों पर अपना प्रभाव बढ़ा रही थी और भारतीय शासकों के सामने लगातार नई राजनीतिक चुनौतियां खड़ी हो रही थीं। 1842 में मणिकर्णिका का विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव से हुआ। विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया और वह झांसी की रानी बनी। अब वह बिठूर की मनु नहीं थीं। उनके सामने एक रियासत, एक राजपरिवार और बदलती हुई राजनीतिक व्यवस्था की जिम्मेदारियां थीं। गंगाधर राव कला और संस्कृति के संरक्षक माने जाते थे, लेकिन उनके शासनकाल में झांसी पर ब्रिटिश राजनीतिक प्रभाव भी मौजूद था। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी सीधे युद्ध किए बिना भी भारतीय रियासतों पर अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। रानी लक्ष्मीबाई और महाराजा गंगाधर राव के जीवन में सबसे बड़ा व्यक्तिगत दुख तब आया जब उनके पुत्र की शैशव अवस्था में ही मृत्यु हो गई। यह घटना राजपरिवार के लिए गहरा आघात थी। इसके बाद 1853 में महाराजा गंगाधर राव की मृत्यु से ठीक पहले आनंदराव नामक बालक को गोद लिया गया और उसका नाम दामोदर राव रखा गया। भारतीय राजपरंपरा में दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी माना जाना असामान्य नहीं था, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने झांसी के उत्तराधिकार के प्रश्न को स्वीकार नहीं किया। यहीं से झांसी और ब्रिटिश सत्ता के बीच संघर्ष का नया अध्याय शुरू हुआ। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी की नीति के तहत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी हड़प नीति का इस्तेमाल कई रियासतों के विलय के लिए किया गया था। इसके अनुसार यदि किसी शासक की प्राकृतिक संतान नहीं होती और ब्रिटिश सरकार दत्तक उत्तराधिकारी को मान्यता नहीं देती तो राज्य को कंपनी के अधीन मिलाया जा सकता था। झांसी के मामले में भी ब्रिटिश सरकार ने दामोदर राव को वैध उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार नहीं किया और झांसी को अपने नियंत्रण में लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी। रानी लक्ष्मीबाई ने इस निर्णय को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों को पत्र लिखे और झांसी के अधिकार तथा दामोदर राव के उत्तराधिकार का पक्ष रखा। इसी दौर से जुड़ा प्रसिद्ध वाक्य "मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी" लोकस्मृति में रानी की पहचान बन गया है। हालांकि इस वाक्य का समकालीन आधिकारिक दस्तावेजों में उसी रूप में प्रमाणित होना निश्चित नहीं है। इसलिए इसे रानी के प्रतिरोध की लोकप्रिय अभिव्यक्ति के रूप में देखना अधिक उचित है, न कि बिना प्रमाण के शब्दशः ऐतिहासिक उद्धरण के रूप में। फिर आया 1857 का वर्ष। मेरठ से शुरू हुआ विद्रोह तेजी से उत्तर भारत के कई हिस्सों तक फैल गया। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी और मध्य भारत के कई क्षेत्रों में ब्रिटिश सत्ता को चुनौती मिलने लगी। झांसी भी इस उथल-पुथल से अछूती नहीं रही। झांसी में ब्रिटिश अधिकारियों और यूरोपीय लोगों की हत्या की घटनाएं हुईं।
इन घटनाओं में रानी लक्ष्मीबाई की सीधी भूमिका को लेकर इतिहासकारों के बीच लंबे समय से बहस रही है। रानी ने बाद में ब्रिटिश अधिकारियों को अपने पक्ष में पत्र लिखकर कहा कि उन्होंने इन हत्याओं का आदेश नहीं दिया था और परिस्थितियों ने उन्हें प्रशासन संभालने के लिए मजबूर किया। कुछ समय तक रानी ने झांसी का प्रशासन संभाला। उन्होंने कानून व्यवस्था बनाए रखने और राज्य की व्यवस्था चलाने की कोशिश की, लेकिन ब्रिटिश सरकार को उन पर भरोसा नहीं था। 1858 में ब्रिटिश सेना ने झांसी की ओर अभियान शुरू किया। इस सेना का नेतृत्व सर ह्यू रोज कर रहे थे। झांसी के किले की घेराबंदी शुरू हुई और ब्रिटिश तोपों ने किले पर गोलाबारी की। रानी की सेना ने भी प्रतिरोध किया। झांसी के किले से तोपों का जवाब दिया गया और शहर के लोगों ने भी युद्ध की परिस्थितियों में रानी का साथ दिया। कई दिनों तक संघर्ष चलता रहा। ब्रिटिश सेना की संख्या और संसाधन झांसी की तुलना में बहुत अधिक थे। अंततः अंग्रेजी सेना ने झांसी की सुरक्षा पंक्तियों को तोड़ दिया और शहर में प्रवेश कर लिया। रानी के सामने अब दो विकल्प थे, या तो आत्मसमर्पण करें या झांसी से निकलकर संघर्ष जारी रखें। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। रानी रात के समय अपने समर्थकों के साथ झांसी से बाहर निकलने में सफल हुई और कालपी की ओर बढ़ी। उनके साथ दामोदर राव भी थे। रानी के घोड़े द्वारा किले की दीवार से छलांग लगाने की प्रसिद्ध कहानी आज लोककथा का हिस्सा है, लेकिन इसके हर विवरण को ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित नहीं माना जा सकता। कालपी पहुंचने के बाद रानी की मुलाकात उन विद्रोही नेताओं से हुई जो ब्रिटिश सेना के खिलाफ संघर्ष जारी रखे हुए थे। इनमें तात्या टोपे भी शामिल थे। कालपी में विद्रोही सेना ने अंग्रेजों का मुकाबला किया, लेकिन ब्रिटिश सेना की सैन्य शक्ति के सामने उन्हें पीछे हटना पड़ा। इसके बाद संघर्ष का अगला महत्वपूर्ण केंद्र बना ग्वालियर। 1858 में रानी लक्ष्मीबाई और उनके सहयोगियों ने ग्वालियर पर कब्जा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ग्वालियर का किला और वहां मौजूद सैन्य संसाधन विद्रोहियों के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण थे, लेकिन यह सफलता लंबे समय तक नहीं टिक सकी। ब्रिटिश सेना ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी और ग्वालियर की ओर बढ़ने लगी। अब रानी लक्ष्मीबाई के सामने उनकी जिंदगी की सबसे कठिन लड़ाई थी। 17 और 18 जून 1858 के आसपास ग्वालियर के निकट कोटाकीसराय क्षेत्र में ब्रिटिश सेना और रानी की सेना के बीच संघर्ष हुआ। रानी युद्ध में गंभीर रूप से घायल हुई और 18 जून 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु से जुड़ी कई लोक कथाएं हैं। एक प्रसिद्ध परंपरा के अनुसार उन्होंने नहीं चाहा कि उनका शरीर अंग्रेजों के हाथ लगे और उनके सहयोगियों ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया। हालांकि उनके अंतिम क्षणों के प्रत्येक विवरण को निश्चित ऐतिहासिक तथ्य नहीं माना जा सकता। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु के साथ उनका युद्ध समाप्त जरूर हुआ, लेकिन उनकी कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। ब्रिटिश सेना ने विद्रोह को अंततः दबा दिया, लेकिन लक्ष्मीबाई भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की सबसे प्रभावशाली प्रतीकों में से एक बन गईं। बाद की पीढ़ियों ने उन्हें साहस, आत्मसम्मान और प्रतिरोध की मिसाल के रूप में याद किया। उनकी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह नहीं है कि वह कितनी बड़ी सेना के सामने खड़ी थीं। असली बात यह है कि एक ऐसी महिला जिसने व्यक्तिगत जीवन में पति और संतान को खोने का दर्द झेला, जिसने अपनी रियासत के भविष्य को लेकर ब्रिटिश सत्ता से संघर्ष किया और अंत में युद्ध के मैदान में अपनी जान गंवाई, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रतिरोध का प्रतीक बन गई। रानी लक्ष्मीबाई को सिर्फ एक तलवार चलाने वाली योद्धा के रूप में देखना उनकी कहानी को छोटा कर देना होगा। वह एक शासक थीं, प्रशासक थीं, मां थीं और राजनीतिक परिस्थितियों को समझने वाली एक साहसी महिला थीं। 1857 से 58 का विद्रोह सफल नहीं हुआ, लेकिन इस संघर्ष ने ब्रिटिश शासन की कमजोरियों और भारतीय प्रतिरोध की ताकत को उजागर किया। आज जब हम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम लेते हैं तो हमारे सामने घोड़े पर सवार एक योद्धा की तस्वीर जरूर आती है, लेकिन उस तस्वीर के पीछे एक वास्तविक महिला की कहानी भी है, एक ऐसी महिला जिसने अपने समय की सीमाओं को चुनौती दी। इतिहास ने उनकी जिंदगी को किंवदंतियों से ढक दिया, लेकिन उन किंवदंतियों के पीछे मौजूद वास्तविक संघर्ष भी उतना ही शक्तिशाली है। रानी लक्ष्मीबाई ने शायद यह कल्पना नहीं की होगी कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी कहानी पूरे भारत में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाएगी, लेकिन यही इतिहास की सबसे बड़ी ताकत है। कभी कभी कोई व्यक्ति युद्ध हार जाता है, लेकिन उसकी कहानी जीत जाती है। झांसी चली गई, ग्वालियर भी ज्यादा समय तक हाथ में नहीं रहा।
1857 का विद्रोह भी दबा दिया गया, लेकिन लक्ष्मीबाई का नाम मिटाया नहीं जा सका। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी जीत थी। वह रानी थीं, इसलिए इतिहास ने उन्हें याद नहीं रखा। इतिहास ने उन्हें इसलिए याद रखा क्योंकि जब उनके सामने सत्ता, युद्ध और मृत्यु तीनों खड़े थे, तब उन्होंने पीछे हटने के बजाय संघर्ष का रास्ता चुना। यह थी मणिकर्णिका से रानी लक्ष्मीबाई बनने की कहानी, एक ऐसी कहानी जिसमें इतिहास और लोककथा दोनों मौजूद हैं, लेकिन साहस की विरासत आज भी जीवित है। अगर आपको ऐसी ही तथ्य आधारित ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्री पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें भारत का इतिहास जानने में रुचि है।